हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय को कैसे निकालेंगे, और एकदम यकीन मानिए इतना बेहतरीन ढंग से उसे देखा था कि राष्ट्रीय आय निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने की है। अगर आपने वो 50-55 मिनट की वीडियोस देख ली तो आप राष्ट्रीय आय को एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाके पिछली क्लास को देख लीजिए, क्योंकि देखिए वो उसमें बहुत आसान तरीका से सिखाया गया है कि एकदम कैसे आप राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं, जीडीपी से जीएनपी कैसे निकाल सकते हैं, जीडीपी से एनडीपी कैसे निकाल सकते हैं, जीएनपी से एनएनपी कैसे निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जा सकते हैं। ये सारी चीजों का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका अगर आप पिछले 40-50 मिनट पिछले क्लास के देख लिए तो, जो कि 50 या 55 मिनट का क्लास होगा। और एकदम बेहतरीन ढंग से उसमें बताया गया, और बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं रहेगा जीवन में कंफ्यूजन अगर आपने उसे देख लिया तो चलिए आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उस क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में दो होमवर्क दिया था आप लोगों को, जैसे कि एनडीपी और से जीएनपी कैसे निकालेंगे, ये एनएनपी था, एनएनपी से जीएनपी कैसे निकालेंगे, एनएनपी एट फैक्टर मार्केट प्राइस से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, और दूसरा क्या था, जीएनपी एट फैक्टर प्राइस से एनडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपल था दोनों एकदम। अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं ट्राई किया होगा तो ट्राई कीजिएगा, और डाउट हो तो आप इससे पूछ लीजिएगा, इसको फिर से करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बात यहाँ आता है। तो आज की क्लास में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे हमें डिस्कस करनी है। बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, नेशनल इनकम के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत परेशान कर सकते हैं, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसे पढ़ लेना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो निश्चित रूप से उससे क्वेश्चन बनते ही हैं, भले ही टॉपिक छोटे हों। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज से वो टॉपिक को। और टॉपिक लिखने से पहले हम ये बताते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। हम भारत में की अर्थव्यवस्था के दो प्रकार के सर्कल को पढ़ने वाले हैं। एक विशियस सर्कल, क्या, एक पढ़ने वाले हैं विशियस सर्कल, और दूसरा पढ़ने वाले हैं वर्चुअस सर्कल। क्या, विशियस सर्कल और वर्चुअस सर्कल। फिर से देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये है पहला, और दूसरा क्या, विशियस सर्कल, विशियस, सॉरी सर्कल का साइकिल, साइकिल, साइकिल। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में। जैसे अगर मान के चले तो हम ये लिख सकते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के साइकिल होते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था में दो प्रकार का साइकिल, दो प्रकार के चक्र होते हैं। एक वर्चुअस चक्र और एक विशियस चक्र, वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल। इसको हम देखते हैं क्या होता है। ऐसे यहाँ से लिखना हम अगर शुरू करें तो मान लीजिए ऐसे, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के दो प्रकार के साइकिल, यानी कि चक्र चक्र होते हैं, पहला जो लिखा है हमने वो विशियस, और दूसरा लिखे, सर वर्चुअस, दूसरा लिखे विशियस। ठीक है, ये दो प्रकार के साइकिल को हमें पढ़ना है, दो प्रकार के साइकिल को हमें पढ़ना है। तो सीधी बात करें कि अगर अभी वर्तमान में भारत में कौन सा साइकिल की स्थिति है, तो वर्तमान में जो भारत की साइकिल की स्थिति है वो वर्चुअस है। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा। उससे पहले देख ले कि ये वर्चुअस सर्कल होता क्या है, विशियस सर्कल होता क्या है। इसको हम शानदार एक डायग्राम को डिजाइन करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, उस पर देखते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं वर्चुअस साइकिल को। क्या देखते हैं पहले हम, पहले देखते हैं वर्चुअस साइकिल को, वर्चुअस साइकिल को देखते हैं।
तो हम लिखते हैं, सबसे पहले एक कनेक्शन को समझते हैं और कनेक्शन को आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इस कनेक्शन को आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्चुअल साइकिल, और इस कनेक्शन को आप भी समझने का प्रयास कीजिए। क्या कनेक्शन लिखते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं, शुरू करते हैं जीडीपी से। ठीक है, और हम ये कहें कि अगर जीडीपी को हम बढ़ाते हैं, अगर हम जीडीपी को बढ़ाते हैं तो क्या उत्पादन बढ़ेगा? है, जीडीपी के बढ़ने का मतलब उत्पादन का बढ़ना है, बिल्कुल है। जीडीपी बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हम क्या लिखें यहाँ? यहाँ लिखें कि उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन, सिंपल बात है, जीडीपी बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या रोजगार इंक्रीज होगा, रोजगार बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखते हैं कि रोजगार, रोजगार, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा चीज लिखते हैं, क्या रोजगार बढ़ा? रोजगार, रोजगार बढ़ने से आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, बिल्कुल इनकम बढ़ेगा। चलिए इनकम भी बढ़ेगा, इनकम लिखते हैं, आय, आय ये भी बढ़ेगा। चलिए फिर देखिए, अगर इनकम बढ़ता है, अगर आप पैसा ज्यादा कमाते हैं तो क्या आपके सेविंग भी बचेगा, सेविंग भी बढ़ेगा। बचाने की जो आप जो सेव कर रहे थे, मान लीजिए पहले आप 50 रुपए कमा रहे थे और 10 रुपए सेव कर रहे थे, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो क्या आप 10 रुपए ज्यादा सेव करिएगा? बिल्कुल करिएगा। तो जब अगर आय बढ़ रहा है तो क्या इनकम, सेविंग बचे, सेविंग बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, यानी कि बचत। सेविंग को क्या लिखते हैं? बचत, बचत, बचत। ठीक है, बचत। चलिए बचत, अब बताइए बचत ज्यादा होगा यानी कि पैसा लोगों के पास ज्यादा रहेगा तो क्या इन्वेस्ट करेंगे कहीं, यानी निवेश बढ़ेगा। पैसा रहता है तभी तो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो निवेश कहाँ होगा? तो जितना ही पैसा आएगा निवेश उतना ही बढ़ेगा। तो क्या बचत बढ़ने से निवेश बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या लिखें यहाँ? निवेश, निवेश। ठीक है, अब बताइए, अगर निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ता है यानी कि अगर हम अपने पैसे को मशीन खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, मशीन खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी? बिल्कुल समझिए, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? पहले कोई कपड़ा बुनने वाला अगर हाथ से कपड़ा बुनाई करता था, लेकिन अब उसने क्या किया कि मशीन खरीद लिया कपड़े बुनाई करने के लिए। तो क्या पहले जब वो हाथ से बुनाई करता था तो जितने कपड़ा बनाता था, क्या मशीन खरीदने के बाद उससे ज्यादा कपड़ा बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। यानी कि मशीन से क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। अगर पहले 5 कपड़े बुनता था पूरे दिन में, तो अब 50 कपड़े बुनता है। तो अगर वो पॉसिबल कब हुआ, 50 कपड़े बुनना पॉसिबल कब हुआ? जब उसने अपने इनकम के सेविंग को इन्वेस्ट किया, किसमें? मशीन में। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो क्या निवेश करने से क्या होगी? प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता इसको लिखते हैं, उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ रहा है तो क्या उत्पादन, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल, जब उत्पादन क्षमता ही बढ़ गया, मशीन से उत्पादन क्षमता बढ़ गया तो उत्पादन तो बढ़ा ही बढ़ा, तो उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। यानी उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी, जब उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जब जितना ज्यादा उत्पादन उतना ज्यादा जीडीपी। अब यहाँ देखिएगा कि वर्चुअल साइकिल में क्या होता है, सब कुछ बढ़ता है। वर्चुअल साइकिल में क्या होता है?
सब कुछ बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। क्या बोलते हैं? वर्चुअस साइकिल। फिर से जीडीपी बढ़ने से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ने से बढ़ा, आय बढ़ने से बचत ज्यादा हुआ, बचत ज्यादा होने से इन्वेस्ट होना शुरू हुआ, इन्वेस्ट होने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुआ, और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन बढ़ा, और जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना जीडीपी बढ़ेगा। और इसी साइकिल को हम क्या बोलेंगे? इसी साइकिल को हम बोलेंगे वर्चुअस साइकिल। क्लियर? क्या वर्चुअस साइकिल समझ में आ गया? क्या वर्चुअस साइकिल समझ में आया? आना ही चाहिए। बहुत ही आसान है कि वर्चुअल साइकिल में क्या होता है कि सब कुछ बढ़ रहा होता है, सब कुछ बढ़ रहा होता है, जबकि सेम इसका अपोजिट होता है विसियस साइकिल। क्या? सेम इसके अपोजिट होता है विसियस साइकिल, जिसको अभी देखते हैं विसियस साइकिल। देखिए, विसियस साइकिल। क्या? विसियस साइकिल। अब देखिए विसियस साइकिल में क्या होगा, इसमें होगा क्या? चलिए, चलिए एक ये बना लिए। ऐसे ज्यादा बेहतर दिखेगा, मुझे थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं। विसियस साइकिल। अब इसमें क्या है, देखिएगा ठीक से। इसमें क्या होगा, जीडीपी, जीडीपी कम होने से क्या होगा? उत्पादन कम, उत्पादन कम, उत्पादन कम होने से रोजगार कम, रोजगार कम, रोजगार कम होने से आय कम, आय कम होने से बचत कम, आय कम होने से बचत कम, बचत कम होने से इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम, ये क्या? निवेश, ओ, निवेश, निवेश कम, और निवेश कम होने से, निवेश कम होने से, जब निवेश कम होगा तो उत्पादन क्षमता घटेगा, उत्पादन क्षमता कम, उत्पादन क्षमता कम, और जब उत्पादन क्षमता कम होगा तो उत्पादन कम, उत्पादन क्षमता कम होगा तो क्या? उत्पादन कम, उत्पादन कम। इसमें देखिए सिंपल, इसमें क्या दिख रहा होगा आपको? इसमें सब कुछ कम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? सब कुछ कम हो रहा है। इसमें सब कुछ नीचे जा रहा है। इसमें सब कुछ नीचे जा रहा है। और ये जो साइकिल बन रहा है, ये जो साइकिल बन रहा है, इसे बोलते हैं विसियस साइकिल। इसे क्या बोलते हैं? विसियस साइकिल। अच्छा, अगर आप इसका इंग्लिश लिखना चाहें तो एक बार इंग्लिश लिख लीजिए। इसका होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, रोजगार को समझते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। आय को लिख लीजिए इनकम, इनकम। बचत को लिख लीजिए सेविंग, सेविंग। निवेश को लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। उत्पादन क्षमता को लिख लीजिए प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। और उत्पादन को लिख लीजिए फिर से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ठीक है, इसका ये इंग्लिश हो गया। वहीं विसियस साइकिल का बात करें, विसियस साइकिल में तो सेम लिख लीजिए, उत्पादन को लिख लीजिए आप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। रोजगार को लिख लीजिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। आय को लिख लीजिए इनकम, इनकम। बचत को लिख लीजिए सेविंग, सेविंग। निवेश को लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, उत्पादन क्षमता को लिख लीजिए प्रोडक्शन कैपेसिटी,
प्रोडक्शन कैपेसिटी, और फिर से उत्पादन के लिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। और ये जो साइकिल बना हमारा, ये बना कौन सा साइकिल? विसियस साइकिल। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, विसियस साइकिल में सारा चीज एकदम से नीचे जा रहा है, सभी नीचे जा रहा है। तो हमें दो साइकिल के बारे में पढ़ना था। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो साइकिल होते हैं, चक्र होते हैं, एक वर्चुअल साइकिल, एक विसियस साइकिल। वर्चुअल साइकिल में सारी चीजें ऊपर जाती हैं एक दूसरे के हेल्प से, और विसियस साइकिल में क्या होता है, सारी चीजें नीचे जाती हैं। अब देख लीजिए, वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में वर्चुअल साइकिल की स्थिति है। क्यों? क्योंकि 2020-21 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में विसियस की स्थिति बनी थी, और विसियस विसियस की स्थिति बनने के बाद वर्चुअल ही आता है। यानी जब, ये बताइए कब आएगा, जब भी हमारे देश में मंदी आएगा तो विसियस साइकिल की स्थिति बनेगी। क्या ये कब होगा? जीडीपी कम होगा, उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होगा। कब? जब हमारे देश में मंदी होगा। और 2020-21 में ही हुआ था। तो 2020-21 में हमारे देश में क्या हुआ था, विसियस साइकिल की स्थिति बनी थी। और विसियस साइकिल की स्थिति के बाद जब मंदी आ ही गया, जब रिकवरी होता है, तो सिंपल बात है कि वर्चुअल साइकिल आता है। तो अभी पूछा जाए कि हमारे देश में कौन से साइकिल की स्थिति है, तो हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल साइकिल की स्थिति। पिछली बार हमारे देश में विसियस साइकिल की स्थिति कब बनी थी? 2020-21 में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कि वर्तमान भारत में, इसको स्टार पॉइंट देकर लिख लीजिए, वर्तमान वर्तमान भारत वर्तमान भारत में वर्चुअल साइकिल की स्थिति है। कैसा? वर्चुअल साइकिल की वर्चुअल साइकिल की स्थिति है, जबकि हम लिख ले जबकि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना कोरोना महामारी के दौरान भारत में विसियस विसियस साइकिल की स्थिति थी। तो समझ में आ गया वो बात? ये बात समझ में आ गया कि वर्चुअल साइकिल और विसियस साइकिल क्या होता है? वर्चुअल साइकिल और विसियस साइकिल, ये समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। क्या? वर्चुअल साइकिल क्या होता है, विसियस साइकिल क्या होता है। वर्चुअल साइकिल में सारी चीजें एकदम से ऊपर जाती है, जबकि विसियस साइकिल में सब एकदम से नीचे जाती है। और अभी वर्तमान भारत में हमारे वर्चुअल साइकिल की स्थिति है, चूंकि विसियस साइकिल 2020-21 में हमने देखा है, जब जीडीपी भी कम, रोजगार भी कम, उत्पादन भी कम, उत्पादन क्षमता भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम, बचत भी कम, सभी चीजें कम हो गई थी 2020-21 में। उससे हमने बोला क्या? विसियस साइकिल। अब हम लोगों ने तो जीडीपी और जीएनपी बहुत पढ़ा है, लेकिन अब एक ये टॉपिक पढ़ ले कि वे कौन से वस्तु होती हैं, फिर कौन से लेन देन होती हैं जो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। क्या? वे कौन से वस्तुएं होती हैं, फिर वो कौन से लेन देन होती हैं जो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। हम लोगों ने ऐसे तो बहुत सारी चीजें देखी है कि जो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जैसे मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, सेकेंड हैंड वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स भी हैं, कि अगर हम बात करें कि ये जो मिलता है हमें ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान, क्या इसे जीडीपी में शामिल किया जाता है? इस तरह के जो हमें सेवानिवृत्ति पेंशन मिलता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, क्या ये हमारे जीडीपी का पार्ट होता है? तो इन सारी बातों को एक बार हम लोग क्लियर देख ले कि किसे हम करते हैं जीडीपी में शामिल और किसे जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। तो इसे एक छोटा सा टॉपिक बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं। चलो।
टॉपिक ये बनाते हैं कि वे वस्तु या लेन देन जो जीडीपी में शामिल नहीं किए जाते। क्या लिखते हैं इस टॉपिक को लिखते हैं, लिखते हैं वे वस्तु या लेन देन जो जीडीपी में शामिल नहीं किए जाते हैं। चलिए, ये टॉपिक रहा हमारा कि वे वस्तु या लेन देन जो जीडीपी में शामिल नहीं किए जाते हैं। और इसमें हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसको फिर से एक बार लिखने के बाद इसको ठीक से देखते हैं कि इसे क्यों नहीं शामिल किए जाते और क्या शामिल करते हैं। सबसे पहला जो इसमें आएगा हमारा, वो आएगा मध्यवर्ती वस्तु। जो हम लोगों ने बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, जो कि हम शुरुआत क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जीडीपी के पहला क्लास से। पहला क्या नहीं शामिल करते हैं? मध्यवर्ती वस्तु को। अच्छा, मध्यवर्ती वस्तु को क्यों नहीं शामिल करते, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए अगर आपने ठीक से क्लास करी हो तो मध्यवर्ती वस्तु को इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि उसमें डबल काउंटिंग की संभावना होती है। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं करते और अंतिम वस्तु को जीडीपी में शामिल करते हैं। अगर मध्यवर्ती वस्तु को भी शामिल कर ले तो हम एक ही वस्तु को दो बार काउंटिंग कर लेंगे, जिससे हमारा जीडीपी अनावश्यक रूप से ज्यादा दिखेगा। ठीक है, डन। दूसरा दूसरा पुरानी वस्तु। क्या? पुरानी वस्तु, सेकेंड हैंड गुड्स। और सेकेंड हैंड गुड्स को भी क्यों नहीं करते हैं शामिल, इसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये वस्तु पहले जब खरीदा जाता है तो उसका टैक्स पे हो चुका है, उसके लिए उसको जीडीपी में शामिल किया जा चुका होता है। तो दोबारा जब हम किसी से बेचते हैं तो उसे अगर उसको भी अगर हम शामिल कर लें तो फिर से डबल काउंटिंग की संभावना बन जाएगी। इसीलिए हम पुरानी वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर पुरानी वस्तु को खरीद और बेच कराने में कोई बीच में दलाल है, बिचौलिया, अगर वो कमीशन लेता है तो उसके कमीशन को हम जीडीपी में निश्चित रूप से शामिल करते हैं। ठीक है, तो पुरानी वस्तु। तीसरा तीसरा जो है हमारा काला धन। चलिए, ब्लैक मनी को भी हम जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक मनी पता ही नहीं होता है कहाँ है, कितना है। उसे ही तो ब्लैक मनी बोलते हैं। अगर ब्लैक मनी सरकार की नजर में आ गई तो फिर ब्लैक मनी है ही नहीं। तो हम काला धन को भी किसमें, जीडीपी में शामिल नहीं करते। अच्छा, तीसरा चौथा, जुआ और सट्टा। सट्टा से प्राप्त धन। क्या? जुआ और सट्टा से प्राप्त धन। तो जुआ और सट्टा से जो हम प्राप्त होता है, जो पैसे हमें मिलते हैं, उसे भी हम जीडीपी में काउंट नहीं करते। उसे उसी तरह लिख सकते हैं, पांचवा नंबर भी इससे रिलेटेड है, जैसे कि लॉटरी या गेम में जीता गया धन। चूंकि जीडीपी का संबंध उत्पादन से है, सिंपल समझिएगा, और जुआ और सट्टा कोई उत्पादन नहीं कर रहा। ठीक है, लॉटरी में या फिर गेम में आप जो जीत रहे हो वो कोई उत्पादन से नहीं आ रहा, तो उसे हम जीडीपी में क्यों शामिल करेंगे? जहां तक वस्तु का बात था वो तो जीडीपी में शामिल होना ही था। अब जुआ और सट्टा में आप सरकार को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। आप गेम खेल के लॉटरी में सरकार को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर पांचवा जो है, लॉटरी या गेम में जीता गया, लॉटरी या गेम में जीता गया धन। लॉटरी या गेम में जीता गया धन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद शेयर और बॉन्ड से प्राप्त धन। क्या? शेयर से और बॉन्ड से जो धन प्राप्त होता है उसको भी हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। किसमें? शेयर लिखते हैं 6 नंबर,
शेयर और बॉन्ड से प्राप्त धन। ठीक है, और एक और लिख लीजिए, 7वां नंबर अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान, अंतरण भुगतान क्या होता है इसको हम समझेंगे अभी। बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट को भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, या फिर जीडीपी में जीएनपी में भी शामिल नहीं किया जाता। किसको? ट्रांसफर पेमेंट को। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, अंतरण भुगतान क्या है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले 7 चीजें याद रखें। 7 चीजें को याद रखना है कि किसे किसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। अगर ये सातों चीजें आ रहा है कि ये जीडीपी में शामिल होती है तो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर लिख दे कि जुआ और सट्टे से प्राप्त धन को जीडीपी में शामिल किया जाता है तो स्टेटमेंट गलत होगा। इसे ध्यान से देखिए। तो क्या क्या? मध्यवर्ती वस्तु, पुरानी वस्तु, काला धन, जुआ या सट्टा में से प्राप्त धन, लॉटरी या गेम में जीता गया धन। उसके अलावा बात करें तो शेयर और बॉन्ड से प्राप्त धन, और चौथा और आखिरी है हमारा अंतरण भुगतान। इन सभी को हम क्या करते हैं? जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, जीडीपी या फिर जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम इस टॉपिक को देख ले कि अंतरण भुगतान क्या होता है। क्या अंतरण भुगतान क्या होता है, इसको एक छोटा सा टॉपिक बनाते हैं अंतरण भुगतान का, फिर देखते हैं। अंतरण भुगतान, ठीक है, अंतरण भुगतान। चलिए सबसे पहले जानिए कि अंतरण भुगतान को जीडीपी या जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक तरफा भुगतान होता है। यह भुगतान केवल सरकार द्वारा जनता को दिया जाता है, जिसके बदले में कोई सेवा नहीं ली जाती सरकार द्वारा। जैसे कि हमें कहे, ये मान लीजिए पेंशन, दूसरा पीएम किसान योजना, दूसरा क्या? पीएम किसान योजना। तीसरा बात कर ले छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता। ये सब ऐसी पेमेंट है, ये सब ऐसी पेमेंट है जो कि एक तरफा होता है। अंतरण भुगतान का मतलब होता है एक तरफा, यानी कि ऐसा भुगतान जो सिर्फ सरकार द्वारा हमारे देश को, नागरिक को दिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले सरकार द्वारा कोई भी सेवा नहीं लिया जा रहा। जैसे सेवा नहीं लिए जाने का मतलब क्या है? अगर एक सरकारी टीचर को गवर्नमेंट पैसे दे रही है, भुगतान कर रही है, तो उसके बदले वो सेवा ले रही है। क्या? वो कह रही है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, वो बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन अगर, समझो बात को, अगर आप ये बात समझिए, अगर पेंशन दिया जा रहा है आपको, पेंशन दिया जा रहा है पीएम किसान योजना पे, आपको वो सब्सिडी दी जा रही है, तो क्या इसके बदले में कोई सेवा ली जा रही है सरकार से आपको? इसके बदले में कोई सेवा ली जा रही है आपको? अच्छा, पेंशन में कौन पेंशन? वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन दी जाती है, इसके बदले में कोई सेवा ली जाती है सरकार से? सरकार कहती है कि आपको हम पैसे दे रहे हैं तो आप कुछ काम कीजिए हमारे लिए, नहीं करती है। तो सीधी बात है कि सरकार एक तरफा भुगतान कर रही है, यानी कि उसके बदले में आपको कुछ नहीं चुकाना है, सरकार को नहीं चुकाना है। तो जो भी एक तरफा भुगतान होता है उसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करते, जीडीपी या जीएनपी में। फिर से समझिए, अंतरण भुगतान सरकार द्वारा उस देश के नागरिक को किया गया एक तरफा भुगतान होता है, जिसके बदले में नागरिकों द्वारा सरकार को कोई सेवा नहीं देना होता है। जिसके बदले नागरिकों के द्वारा सरकार को कोई सेवा नहीं देना होता है। यानी कि जो भी वृद्धा पेंशन मिलता है उसके बदले में सरकार आपसे सेवा की डिमांड नहीं करती। लेकिन एक बात सोचिए, यहाँ एक और बात आएगी आपको समझ में कि ठीक है, ये जो वृद्धा पेंशन मिलता है इसको हम जीएनपी जीडीपी में शामिल नहीं करते, लेकिन जो सेवानिवृत्ति होते हैं, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद जिन्हें पेंशन दिया जाता है, क्या उसे हम जीडीपी में शामिल करेंगे? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या उसे जीडीपी में शामिल करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? इसको जीडीपी में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका लॉजिक सुनिए। जो भी सेवानिवृत्त होते हैं उनको जो पेंशन दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दिया जाता है, उसको जीडीपी में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उसके बदले में उनसे सेवा पहले ही ली जा चुकी होती है। कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब में है वो पहले ही सरकार को सेवा दे चुका होता है और उसके बदले उन्हें पेंशन दिया जाता है। इस वजह से उसे जीडीपी में शामिल किया जाता है। लेकिन वृद्धा पेंशन में कोई सेवा नहीं ली गई होती है सरकार द्वारा, इसलिए उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अंतरण भुगतान क्या होती है? नहीं आई?
चलिए आगे होगी समझते हैं। अंतरण भुगतान क्या है? अंतरण भुगतान सरकार द्वारा उस देश के नागरिकों को किया गया एक तरफा भुगतान है, जिसके बदले में नागरिकों द्वारा सरकार को कोई सेवा नहीं देना होता। ठीक है, इसको लिख लेते पहले। लिखते हैं यहाँ राष्ट्रीय ये बोलते हैं अंतरण भुगतान, ऐसे लिखते हैं। अंतरण भुगतान, अंतरण भुगतान एक तरफा भुगतान होता है। एक तरफा एक तरफा भुगतान होता एक तरफा भुगतान होता है। एक तरफा भुगतान होता है जो केवल सरकार द्वारा जो केवल सरकार द्वारा जनता को किया जाता है। जो केवल सरकार द्वारा जनता को किया जाता है। जनता को किया जाता है। ठीक है, अंतरण भुगतान क्या होता है कि जो सरकार द्वारा जनता को किया जाता है वही होता है अंतरण भुगतान। अब ये बात करें तो अंतरण भुगतान को जीडीपी या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ लिख लीजिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे, एग्जाम्पल में पहले यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल जो सरकार द्वारा सिर्फ सरकार भुगतान करती है जनता को, जनता उसके बदले में कुछ भी नहीं देती सरकार को। ठीक है, तो क्या लिखते हैं उसको? एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ठीक है, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना में जो राशि दी जाती है, एक तरह से सब्सिडी समझ लीजिए इसको। ठीक है, तीसरा देख लीजिए छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, भत्ता इत्यादि। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिखे ये सब एक तरफा भुगतान है जो सरकार जनता को करती है। सरकार जनता को करती है, लेकिन इसके बदले में जनता से कुछ नहीं लेती। इस भुगतान के बदले में जनता से कुछ नहीं लेती। लेकिन सरकार जब सैलरी देती है ना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसके बदले में वो काम लेती है सरकार से, जनता से। लेकिन ये ऐसे भुगतान है सरकार द्वारा जो कि सरकार दे तो देती है, लेकिन उसके बदले कोई सेवा की डिमांड नहीं करती, कोई सेवा नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती। तो इसलिए हम बोलते हैं इसे एक तरफा भुगतान। क्यों बोलते हैं इसे एक तरफा भुगतान? चूंकि ये सरकार द्वारा किया गया एक तरफा भुगतान ही होता है, इसके बदले जनता को कुछ भी नहीं देना होता। ठीक है, अब देख लीजिए एक पॉइंट्स बना के और लिखते हैं। क्या पॉइंट्स में लिखते हैं हम कि अंतरण भुगतान को अंतरण अंतरण भुगतान को जीडीपी या राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट से हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट जो हम लोगों को और लिखना है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया गया कि क्या क्या जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको हम अंतरण भुगतान में शामिल करेंगे? उनको जो पेंशन दिया जाता है उसको हम अंतरण भुगतान में शामिल करेंगे? सिंपल, फिर से, जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको हम अंतरण भुगतान में शामिल करेंगे या नहीं? हम अंतरण भुगतान में उसे शामिल कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक तरफा भुगतान है सरकार के द्वारा जनता को, और इसके बदले जनता के द्वारा सरकार को कुछ भी नहीं चुकाना है। उसे हम अंतरण भुगतान कह रहे हैं।
तो जो सेनानिवृत्त को जो पेंशन दिया जाता है, यानी कि जो रिटायर्ड होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको जो पेंशन दिया जाता है, क्या उसे मंत्रण भुगतान में शामिल करेंगे? फिर से जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पेंशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनसे पहले ही सेवा लिया जा चुका है। वो जब जॉब में थे, जब एम्प्लॉय थे, उस टाइम उन्होंने सेवा दिया है सरकार को, और इसके बदले उन्हें पेंशन दिया जाता है। ठीक है, इसलिए जो सेनानिवृत्त पेंशन होता है उसको हम अंतरण भुगतान में शामिल नहीं करते हैं, और अंतरण भुगतान में शामिल नहीं करने का मतलब है कि हम उसे जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट्स को लिखते हैं। क्या सेनानिवृत्त पेंशन को क्या लिखना है हमें? लिखना है सेनानिवृत्त सेनानिवृत्त पेंशन को सेनानिवृत्त पेंशन को जीडीपी और जीडीपी सॉरी सेनानिवृत्त पेंशन को अंतरण भुगतान अंतरण भुगतान अंतरण भुगतान में शामिल नहीं किया जाता है, में शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि क्योंकि क्या वजह है? क्योंकि इसके लिए पूर्व में सेवा दिया जा चुका है। इसके लिए पूर्व में ही, यानी पहले ही, पूर्व में ही सेवा दिया जा चुका है, इसलिए सेनानिवृत्त पेंशन दूसरे राष्ट्र में शामिल किया जाता है। अब लिख लिए कि क्यों। इसीलिए इसको क्या बोले कि सेनानिवृत्त पेंशन को अंतरण भुगतान में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके बदले पूर्व में ही, यानी पहले ही सेवा दिया जा चुका है। और यही रीजन क्या है? यही रीजन है कि हम सेनानिवृत्त पेंशन को जीडीपी और राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। क्या लिखें? यही वजह है यही वजह है कि हम सेनानिवृत्त सॉरी, यहाँ सब सेनानिवृत्त, सेवानिवृत्त, सेवा सेवानिवृत्त, और जगह तो नहीं लिखा है, नहीं, चलिए, यही वजह है कि सेवानिवृत्त पेंशन को सेवानिवृत्त पेंशन को सेवानिवृत्त पेंशन को किसमें? जीडीपी और राष्ट्रीय आय में जीडीपी और राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया अंतरण भुगतान, यानी कि ये ट्रांसफर्ड पेमेंट, इसको लिखे ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर्ड पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर्ड पेमेंट, क्या हमारा वो अंतरण भुगतान या फिर ट्रांसफर्ड पेमेंट। अब जो हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स पढ़ने, तो उसमें 2 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ, ये अंतरण भुगतान क्या होते हैं, ये कौन कौन से वस्तु और लेन देन है जो हमें जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अंतरण भुगतान को पढ़ा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको, और उम्मीद है क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ लिया है, तो हम प्रति व्यक्ति आय आसानी से पढ़ सकते हैं। जब हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ लिया है, तब हम प्रति व्यक्ति आय आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं टॉपिक क्या, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, यानी इसको लिखते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए, ये हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अब चलिए, अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम सीधी सी बात करते हैं कि नेशनल इनकम में से हम कुल जनसंख्या, नेशनल इनकम को अगर हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एक व्यक्ति एक साल में कितना इनकम करता है, यानी एक व्यक्ति का जो इनकम है एक साल में कितना है। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हम नेशनल इनकम में प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम में कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दे, निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है, कह सकते हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। और अगर हमें राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करें, तो क्या प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय वही कि एक व्यक्ति के द्वारा, पर व्यक्ति द्वारा कितना कमाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, सबसे पहला लिखते हैं क्या, कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय और कुल जनसंख्या, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। कुल जनसंख्या का अनुपात अनुपात होता है, अनुपात होता है। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। तो लिखें, इस प्रकार, इस प्रकार यदि राष्ट्रीय आय से, सॉरी, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए, से विभाजित कर दिया जाए, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। ऐसा लिखिए, किया जाता है, ऐसा लिखिए अच्छा रहेगा। होता है, मैं जब तक कर दिया जाता है, जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्या बोला कि अगर हम नेशनल इनकम में कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें, नेशनल इनकम को अगर हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। मतलब समझिए, सीधी सी बात, यानी कि पी पर सी कैपिटा आई इनकम, यानी कि अगर हमको पर कैपिटा इनकम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, एन आई, को डिवाइड कर देंगे किससे, कुल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या। और ये जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ये होगा औसत प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्या निकल के आएगा? औसत प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा हमारा। जब भी हम नेशनल इनकम में डिवाइड करेंगे कुल जनसंख्या से तो क्या निकल के आएगा? औसत प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। अभी की बात करें तो भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय जो है, हम बात करें कि ये भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये जो है सालाना 1,72,000 है। कितना? ये सालाना 1,72,000 है भारत का प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ लिख लेते हैं एक पॉइंट्स बना के, भारत का पीसीआई सालाना 1,72,000 है। 72,000 है। ठीक है, अब देखिए हम एक बात सीधी से पूछे कि अगर हमको प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है तो क्या सिर्फ नेशनल इनकम में वृद्धि करने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी? सिंपल बात समझिए, अगर हमको प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है तो क्या सिर्फ नेशनल इनकम में वृद्धि करने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी? क्योंकि ऊपर का देख लीजिए, अगर ऊपर का पहले 100 है और जनसंख्या 50 है तो प्रति व्यक्ति आय 2 रुपए मान के चलते हैं। अगर ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा 100 से 150 हो जाए, 150 हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 3 रुपए। ये तो दिख रहा है, लेकिन कब दिख रहा है? जब जनसंख्या हमारा कांस्टेंट हो, जनसंख्या हमारा कांस्टेंट हो। तो ये बात समझिए कि ये ना, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से तभी बढ़ेगा जब हमारा जनसंख्या या तो कांस्टेंट हो यानी स्थिर है या तो कम हो। लेकिन जनसंख्या भी बढ़ रहा है और नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में कभी भी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में निश्चित रूप से पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है कि राष्ट्रीय इनकम में बढ़ोतरी हो और नेशनल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो और जनसंख्या को हम स्थिर मान लें, कांस्टेंट माने, या फिर हम जनसंख्या को क्या करें? कम करें। तो ही अनिवार्य रूप से नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, सॉरी जो पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि अनिवार्य रूप से पीसीआई में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि जनसंख्या वृद्धि को कम ना किया जाए। लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय यानी कि एनआई में वृद्धि वृद्धि अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से पीसीआई में वृद्धि तब तक नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा करेगा जब तक जब तक कि जनसंख्या वृद्धि को कम ना किया जाए। क्या? जनसंख्या वृद्धि को कम ना किया जाए, कम ना किया जाए। तो जनसंख्या वृद्धि को जब कम करेंगे तो ही निश्चित रूप से यानी अनिवार्य रूप से पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी, यही बात कह रहे हैं। अब जब भी हम पीसीआई की गणना करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं, तो उसे दो मूल्यों में करते हैं। कैसे? एक तो आधार वर्ष के मूल्य में यानी वास्तविक पीसीआई, और एक करते हैं वर्तमान वर्ष के मूल्य में यानी मौद्रिक पीसीआई। और मौद्रिक पीसीआई और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का जो अंतर होता है हमारा मुद्रास्फीति होता है। सिंपल बात है कि जो हम प्रति व्यक्ति आय को पढ़ रहे हैं, ऐसे जैसे हमने जीडीपी में पढ़ा था, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है, तो क्या होता था कि जब भी हम आधार वर्ष पे जीडीपी निकालते थे उसे बोलते थे रियल जीडीपी, और जब भी हम करेंट वर्ष पे यानी कि वर्तमान के ईयर पे निकालते थे जीडीपी को तो हम उसे बोलते थे नॉमिनल जीडीपी। और दोनों का अंतर जो आता था वही तो हमारा मुद्रास्फीति होता था। सेम टू सेम बातें हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे जब जीडीपी डिफलेटर पढ़े होंगे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़े होंगे तो उसमें सारी बातें आई हैं, उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं पीसीआई की गणना दो मूल्यों में
दो मूल्यों में की जाती है। पीसीआई की गणना क्या दो मूल्यों में की जाती है? पहला हम लिख सकते हैं क्या? आधार वर्ष के मूल्य में, आधार वर्ष के मूल्य में, आधार वर्ष के मूल्य में। और जब आधार वर्ष के मूल्य में करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कि ये रियल पीसीआई है। रियल पीसीआई है क्या? वास्तविक पर कैपिटा इनकम है। क्या है? वास्तविक पीसीआई। और दूसरा, जब हम वर्तमान वर्ष के मूल्य में करेंगे, वर्तमान वर्ष के मूल्य में करेंगे, वर्तमान वर्ष के मूल्य में, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये मौद्रिक पीसीआई है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी में मौद्रिक पीसीआई। ठीक है। और मौद्रिक पीसीआई और वास्तविक पीसीआई का अंतर ही होता है क्या? मुद्रास्फीति। तो हम इसको हाईलाइट पॉइंट करके लिख लेते हैं कि मौद्रिक पीसीआई, मौद्रिक पीसीआई और वास्तविक, वास्तविक पीसीआई, पीसीआई का अंतर, अंतर क्या होता है? मुद्रास्फीति। मतलब मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति होता है। तो कुल मिला के आज हम लोगों ने 3-4 टॉपिक्स को पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। तो अगर आप सच में सीरियसली से देखे होंगे, ठीक से देखे होंगे, तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने जो भी पढ़ा है आज। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे, जैसे कि पर्सनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय पर्सनल इनकम क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इसके आगे आगे राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या रहा है, कब किसने कितना बताया राष्ट्रीय आय को, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, अभी के लिए धन्यवाद, बाय। चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।